दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों रोज़ की तरह फिर मैं हाजिर हूं आपको एक नया वीडियो लेकर, जिसमें दोस्तों मैं आपको फिर 12th एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट दोस्तों है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, चैप्टर नंबर 6 लेकर दोस्तों हाजिर हूँ। चैप्टर का नाम है पशुओं की जाँच। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम 12th के लगभग 10 चैप्टर फसल उत्पादन के डाल चुके हैं। 5 चैप्टर दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री के, 6वां चैप्टर लेकर हम आ जा रहे हैं। दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है पशुओं की जाँच। बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में मिलता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरीके से समझें और अपने नोट्स जरूर तैयार करते चलें। दोस्तों सबसे पहला है पशुओं की जांच के उद्देश्य लिखिए। तो पशुओं का चैप्टर का नाम ही पशुओं की जांच है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो पशुओं की जांच करते हैं तो उस जांच करने का उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य दोस्तों बहुत सारे आपके इस तरह से लिखना होता है, निम्न अनुसार आपके जो है उद्देश्य हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है दोस्तों, पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा पहला पशु को जांच करने का उद्देश्य ये रहता है कि पशु की जो स्वास्थ्य है उसकी जानकारी, कि पशु बीमार तो नहीं है, उसका टेम्परेचर तो सही है, उसकी नाड़ी गति तो सही है, उसकी श्वास गति तो सही, तो ये सब ज्ञात जांच करने के लिए हम लोग उसकी क्या करते हैं, जांच करते हैं। दोस्तों दूसरा है पशु के उत्पादन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि पशु का जो उत्पादन है अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पशु के दूध में फैट % कम है तो क्यों है, तो ये सब उसका उत्पादन जो है उसको ज्ञात करने के लिए हम उसकी जांच करते हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य दोस्तों पशु का आहार नियत करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों नियत का मतलब होता है उसको कितना आहार देना है, कितना उसको दाना देना है, कितना भूसा, कितना, ये सब चीज़ नियत करने के लिए भी उसकी हम जांच करते हैं। तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य दोस्तों पशु की उम्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए। चौथा हमारा ये भी उद्देश्य होता है पशु की जब हम जांच करते हैं तो उसके सींगों को देखकर या उसके दांतों को देखकर हम उसकी आयु का भी पता कर सकते हैं उसकी जांच के द्वारा। दोस्तों 5वां है पशुओं को उनके कार्य के अनुसार राशन की व्यवस्था करने के लिए। ये भी 5वां हमारा उद्देश्य रहता है कि पशु जैसे कोई हार्ड कार्य करता है तो हार्ड कार्य करता है तो उसके हम जो आहार है तो उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन युक्त राशन या आहार देंगे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। 6वां है दोस्तों व्यवसाय चलाने हेतु अधिक उत्पादक पशु की खरीदारी के लिए। तो दोस्तों बचाने के लिए होगा ये, तो व्यवसाय चलाने में अधिक उत्पादक पशु की खरीदारी के लिए। तो व्यवसाय जैसे कोई डेयरी चला रहे हैं तो अधिक उत्पादक पशु अपन को चाहिए, तो उसकी खरीदारी के लिए अपन को क्या उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये थे आपके पशुओं की जांच के उद्देश्य। कहीं किसी पॉइंट्स में आपको जैसे प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डेंटल पेड किसे कहते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है। डेंटल पेड बहुत सिंपल है, गाय, भैंस, बकरी और भेड़, ये तीनों होते हैं दोस्तों। चारों जो हैं आपके आदि पशुओं के ऊपरी जबड़े में दोस्तों दांत नहीं पाए जाते। आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं। दांत की जगह क्या होता है दोस्तों, एक कठोर दृढ़ रचना होती है, कठोर मांस की एक रचना बन जाती है ऊपर। आपने देखा हो तो जबड़ा के ऊपर, उसी को ही डेंटल पेड कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, दांत नहीं होते उसकी जगह क्या होती है, कठोर परत होती है, उसको क्या कहते हैं, डेंटल पेड कहते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दुधारू गाय या भैंस के लक्षण लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आपकी गाय दुधारू है तो उस गाय या भैंस दूध देती है तो उसके लक्षण क्या होने चाहिए। तो दोस्तों लक्षण निम्न अनुसार हैं। बहुत आपके लक्षण मैंने लगभग 10 से 12 लक्षण रखे हैं, जिससे आपको 7 से 8 याद तो कम से कम बन ही रहे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला दोस्तों है गाय या भैंस सामने से देखने पर त्रिभुजाकार दिखाई देनी चाहिए, अर्थात पिछला हिस्सा बाहरी होना चाहिए। बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि गाय जो होती है या भैंस जो दूध देने वाली, उसका आकार त्रिभुजाकार होना चाहिए। त्रिभुजाकार का मतलब है कि पिछला हिस्सा भारी एवं चौड़ा हो और आगे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा नोकदार हो, तो कह सकते हैं पशु का आकार त्रिभुजाकार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, चमड़ी जो है ऊपर की वो पतली हो, मुलायम हो तथा चमकदार होनी चाहिए। सही बात है, ऊपर की जो त्वचा होती है पशु की, गाय या भैंस की, दूध देने वाले गाय या भैंस जो भी है, उसकी चमड़ी पतली, मुलायम तथा चमकदार होनी चाहिए।
तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आंखें चमकीली तथा पेट ढोलक की तरह फैला हुआ होना चाहिए। बिल्कुल, आंखें कैसी, चमकीली एकदम, पेट एवं ढोलक की तरह, मतलब बीच में एकदम उठा हुआ, इधर उधर फैला हुआ, अच्छी तरह से फैला हुआ उसका पेट होना चाहिए ढोलक की तरह। चौथा पॉइंट है दोस्तों, पशु का ऐन बड़ा, विस्तृत, गांठ रहित एवं फैला हुआ होना चाहिए। बिल्कुल, को पशु अगर गाय आपकी या भैंस है दूध देती है तो उसका ऐन विस्तृत यानी बड़ा होना चाहिए और गांठ रहित, उसमें किसी प्रकार की गांठ नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से वो भी फैला हुआ होना चाहिए। पांचवा दोस्तों, पशु के ऐन पर बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सराएं उभरी दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल, जो आपका पशु होता है दूध देने वाला गाय या भैंस, उसका जो ऐन होता है दोस्तों, तो ऐन में टेढ़ी मेढ़ी सिराएं जो होती हैं, जो दिखाई देती हैं, वो कैसी होनी चाहिए, उभरी हुई होनी चाहिए। छठवा है दोस्तों, थन समान लंबाई वाले तथा समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। जो थन होते हैं आपको पता है गाय या भैंस में 4 थन होते हैं, भेड़ बकरी में 2 थन होते हैं, तो उसके जो थन होते हैं वो दोस्तों समान लंबाई पर एवं आपके समान लंबाई वाले होना चाहिए। सातवां दोस्तों, दूध निकालने के बाद जो ऐन होता है वो पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जैसे दूध आपने निकाल लिया उसके बाद जो ऐन होता है वो पूरी तरह से निकालने के बाद ऐन सिकुड़ जाना चाहिए। आठवां दोस्तों, चौड़ा थूथन, दृढ़ जबड़ा तथा चौड़ा कपोल होना चाहिए। सीधी सुलभ पीठ एवं कमर होना चाहिए। पशु के पुट्ठे एकदम आपके कह सकते हैं चपटे होना चाहिए। तो ये दोस्तों थे आपके लक्षण किसके, दुधारू गाय या भैंस के, जिसको आप लोग याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों, स्कोर कार्ड किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो स्कोर कार्ड कह सकते हैं, दूसरा इसका नाम है दोस्तों गुणांकन पत्र भी इसको कहा जाता है। इसकी विशेषता भी हमको बताएं तो होता क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। स्कोर कार्ड दोस्तों पशु का चयन करने की एक वैज्ञानिक विधि होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और जिसमें पशुओं की क्या करते हैं शारीरिक बनावट का संक्षिप्त विवरण रहता है और उनके अंग प्रत्यंगों का अपेक्षित महत्व अंकों द्वारा दिया जाता है। तो अंक होते हैं, बस कुल कहने का मेरा मतलब है, जैसे पशु के अंग होते हैं, जैसे आपका पुट्ठा है, पीठ है, गर्दन है, सिर है, पूंछ है, तो इन सभी के दोस्तों नंबर अलग अलग दिए जाते हैं किसी पशु निर्णायक द्वारा। किसी भी स्कोर कार्ड तैयार करते हैं और पूरे टोटल जो भी पूरे उसकी रचना है उसको पूरी तरह से महत्व देकर और उसका टोटल कितना होता है 100 कर दिया जाता है, और कुछ नहीं है इसके अलावा स्कोर कार्ड। इसकी विशेषता क्या होती है वो थोड़ा हम लोग देख सकते हैं। स्कोर कार्ड या गुणांकन पत्र विधि जो है पशु चयन की एक वैज्ञानिक विधि है और इस विधि को निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं दोस्तों। चयन तो नहीं दोस्तों, चयन होगा यहाँ पे। चयन विधि में संपूर्णता अर्थात पशु के शारीरिक बनावट तथा अंग प्रत्यंगों के साथ साथ समस्त भौतिक लक्षणों का आनुपातिक अध्ययन होने से आकलन सटीक होता है। सही बात है, अगर हम चयन विधि उसको चयन किया उसके बाद पशु की शारीरिक जो भी बनावट है, उसे अंग प्रत्यंग जो भी अंग हैं, जैसे आपके मैंने बताया आपको अंग प्रत्यंग साथ साथ समस्त भौतिक लक्षण, उसके जो फिजिकल लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनका आनुपातिक अध्ययन होने से आकलन भी उसका सटीक हो जाता है कि पशु कैसा है और क्या क्या चीज़ें उसमें बेहतरीन है और क्या क्या बेकार है, ये पता पूरी तरह से चल जाता है। दूसरा दोस्तों, पशु की दूध उत्पादन क्षमता, सांड की प्रजनन क्षमता और बैल की भुजा ढोने की क्षमता के आधार पर अलग अलग स्कोर कार्ड होता है। सही बात है, उसी तरह दोस्तों गाय का अलग रहता है आपका स्कोर कार्ड, भैंस का अलग होता है, आप कह सकते हो वैसे पशु भुजा ढोने वाला बैल है तो उसका अलग होता है और आपका सांड है तो उसका अलग होता है। तो ये होते हैं दोस्तों आपके उसकी उपयोगिताएं स्कोर कार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तम बैल के प्रमुख लक्षण लिखिए। उत्तम बैल के लक्षण बहुत सिंपल हैं और बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उत्तम बैल के लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है दोस्तों, बैल के आगे का हिस्सा पीछे की अपेक्षा भारी होना चाहिए। सही बात है, बैल क्योंकि आगे उसका जुआ रखा रहता है, जब वो मेहनत करता है तो वो पीछे की अपेक्षा क्या होना चाहिए दोस्तों, भारी होना चाहिए। बिल्कुल आगे का हिस्सा क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए बैल। दूसरा दोस्तों, बैल बदिया होना चाहिए। आप लोग जानते हैं बदियाकरण तो आपका क्या होता है, उसके जो है कि उसकी प्रजनन क्षमता को ख़त्म कर दिया जाता है दोस्तों बदिया करके, तो बस जो बैल है वो बदिया होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, बैल के पुट्ठे ढालू होना चाहिए। पुट्ठे तो पीछे वाला जो भाग होता है, जो पुट्ठे होते हैं वो कैसे होना चाहिए दोस्तों, ढालू होना चाहिए। चौथा है दोस्तों, चमकीली आंखें, ऐंठे कान, चौड़ा मस्तक, चौड़ा थूथन, सीधी पीठ एवं पतली कमर। ये दोस्तों ये लक्षण दिखाए हैं मैंने आपको बताए हैं, ये सभी उत्तम बैल के लक्षण। ध्यान रखें, चमकीली आंखें, ऐंठे कान, चौड़ा मस्तक, चौड़ा थूथन, सीधी पीठ एवं पतली कमर, उत्तम बैल की ये लक्षण। पांचवा है दोस्तों, बैल की त्वचा चिकनी, मुलायम, चर्बी रहित होना चाहिए। बैल की त्वचा कैसी होनी चाहिए, चिकनी होना चाहिए, मुलायम और चर्बी रहित, उसमें किसी प्रकार की वसा नहीं होना चाहिए, चर्बी नहीं होना चाहिए।
छठवां है दोस्तों, बैल की लंबाई मध्यम और मोटी गर्दन होना चाहिए, क्योंकि गर्दन से ही पूरा काम चलता है, इसलिए लंबाई तो उसकी मध्यम हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत लंबा हो, मध्यम हो, बीच में, और मोटी गर्दन होना चाहिए। तो ये थे आपके उत्तम बैल के लक्षण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे सांड के प्रमुख लक्षण। ये सांड के लक्षण और देख लेते हैं। अच्छे सांड के लक्षण निम्न प्रकार है दोस्तों। सबसे पहला लक्षण है, सांड शुद्ध नस्ल का होना चाहिए। सही बात है, शुद्ध किसी एक का, जैसे साहीवाल तो साहीवाल का ही होना चाहिए, किसी देसी है तो देसी होना चाहिए, फ्रिजवाल है तो फ्रिजवाल। तो कहने का मेरा ये मतलब है शुद्ध नस्ल का होना चाहिए सांड। दूसरा दोस्तों, सांड का गल कंबल, नीचे की जो झालर होती है वो कैसी होनी चाहिए, बाहरी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, सांड का मुतान चुस्त होना चाहिए। मुतान कैसा होना चाहिए दोस्तों, चुस्त, एकदम तंदुरुस्त दिखाई देना चाहिए पशु। चौथा है दोस्तों, सांड की उम्र 3 से 4 वर्ष की होना चाहिए। अच्छा जो सांड होता है, उत्तम जो सांड होता है, उसकी उम्र होती है 3 से 4 वर्ष, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा है दोस्तों पॉइंट, सांड जो है सिर उठाकर अकड़ कर चलने वाला चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो लेजी टाइप का हो। कहने का मतलब एकदम तंदुरुस्त, अकड़ वाला, सिर उठाकर चलने वाला, एकदम मजबूत होना चाहिए दोस्तों। छठवा है दोस्तों, सांड कामुक, मतलब काम की क्रिया बनने वाला, मतलब अच्छे से प्रजनन करने वाला, तथा उसकी पिछली टांगे व खुर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब प्रजनन की क्रिया होती है तो उस टाइम जो वजन आता है वो पिछले पैरों पर रहता है, इसलिए पिछले पैर मजबूत होना चाहिए। दोस्तों ये हैं आपके अच्छे सांड के लक्षण। दोस्तों इनमें कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं भी आपके पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं इनको सांड के लक्षण में। सांड शुद्ध नस्ल का होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, सांड का गलकंबल भारी होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, सांड का मुतान चुस्त होना चाहिए। चौथा है, सांड की उम्र 3 से 4 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। पांचवा है, सांड सिर उठाकर अकड़ कर चलने वाला होना चाहिए। और छठवा यानी लास्ट पॉइंट है, सांड कामुक तथा उसकी पिछली टांगे व खुर मजबूत होना चाहिए। दोस्तों ये थे आपके उत्तम बैल और उत्तम सांड के, अच्छे सांड के प्रमुख लक्षण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके 2020 एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, गर्भवती गाय या भैंस के लक्षण लिखिए। गर्भवती गाय या भैंस, अगर आपकी गाय या भैंस जो है गर्भवती हो जाती है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्न प्रकार लक्षण है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, गर्भवती गाय या भैंस में निर्धारित अंतराल के बाद आने वाला ऋतुकाल बंद हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है, गाय या भैंस अगर गयाविन हो गई या गर्भवती हो गई तो वो जो निर्धारित अंतराल में, मतलब आपका ऋतुकाल आता है, पीरियड आता है, वो बंद हो जाता है गर्भित होने के बाद। दूसरा दोस्तों, शरीर पर वसा का जमाव तथा मोटापा बढ़ जाता है। बिल्कुल, पशु जब गर्भित होता है, गर्भित होने के कुछ दिन बाद वो मोटा होने लगता है, वसा जमाव होने लगता है उसके शरीर में और उसका मोटापा बढ़ जाता है। तीसरा दोस्तों, पेट बढ़ने लगता है पशु का, बिल्कुल, तथा वजन तो नहीं, वजन में वृद्धि होने लगती है, उसका वजन है वो बढ़ने लगता है। बिल्कुल सही बात है। चौथा है दोस्तों, पशु के रेक्टम में अगर हाथ डालकर गर्भाशय में स्पंदन का अनुभव किया जा सकता है या होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर रेक्टम में हाथ डाल के हम लोग देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसकी गर्भाशय तक हाथ पहुंचता है वहां तक, तो ऐसा स्पंदन, मतलब ऐसे जैसे नाड़ी गति चलती है उस तरह से हम अनुभव कर सकते हैं। पांचवा है दोस्तों, ग्रीवा का मुंह बंद हो जाता है। ग्रीवा होती है जहाँ से दोस्तों आपका पूरा जो अंडाणु आते हैं ऊपर से नीचे तक, तो ग्रीवा से गर्भाशय में आते हैं तो ग्रीवा पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो गर्भाशय में फिर नहीं आ सकते। तो ग्रीवा का जो मुंह होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। छठवा है दोस्तों, स्तन के आकार में वृद्धि व थन सख्त दिखाई देने लगते हैं। स्तन तो आप लोग जानते हैं, आयन जो होता है उसका आकार बढ़ने लगता है, और पशु के जो थन होते हैं, गाय या भैंस, तो उसके थन बिल्कुल थोड़े से मोटे और एवं थोड़े से कठोर यानी सख्त दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपकी गर्भवती गाय है या गर्भवती भैंस या बकरी के पूछे जाएँ, भेड़ के पूछे जाएँ, तो सेम टू सेम लक्षण होते हैं। आप लोग इनको नोट कर लें दोस्तों, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋतुमयी गाय या भैंस के लक्षण लिखिए। ऋतुमयी गाय या भैंस के लक्षण क्या होते हैं, अगर वह ऋतु में आती है तो वह क्या क्या उसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ऋतुकाल मैंने बताया तो उसी में आती है गाय, मतलब हर टाइम के बाद, एक जैसे महीने के बाद, महीने बाद भी बोल सकते हैं उसको, तो वो जब आते हैं तो वो क्या लक्षण उस टाइम दिखाई देता है, हम चीज़ उसको समझेंगे।
तो निम्न लक्षण है दोस्तों, सबसे पहला है गाय बेचैन हो जाती है। गाय क्या हो जाती है दोस्तों? बेचैन हो जाती है। दूसरा दोस्तों, गाय बार बार रम्भाती है। बिल्कुल, गाय अगर ऋतु में आती है तो वह बार बार क्या होती है? रम्भाती है दोस्तों। रम्भाना तो आप लोग जानते हो, मतलब आवाज़ करती है वो। तीसरा दोस्तों, दूसरी गायों पर चढ़ना तथा खुद से ज़मीन खोदने का भी कोशिश करती है। आपने देखा होगा जब ऋतु मई में आती है दोस्तों, ऋतु काल में आती है तो क्या होता है, वो दूसरी गायों पर चढ़ने की कोशिश करती है तथा खुद से बार बार ज़मीन को क्या करती है? खुरीदती है। आपने देखा होगा जब दो सांड लड़ते हैं तो वो सबसे पहले ज़मीन खुरीद, उसी तरह की उसमें प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। चौथा है दोस्तों, पशु की भूख कम हो जाती है। बिल्कुल, जो आपकी गाय या भैंस है जो ऋतु में आ रही है आपकी, तो उसकी जो भूख है बिल्कुल उसको भूख कम लगती है तथा अगर दूध दे रही है तो उसका दूध उत्पादन एकदम से घट जाता है। तो उससे हमको समझ जाना चाहिए कि गाय ऋतुकाल में या ऋतुमयी हो गई, मतलब आने वाली एक समय आ गया। तो ये है दोस्तों, आपके पशु की भूख कम हो जाती है तथा दूध उत्पादन भी एकदम उसका घट जाता है। पाँचवें पॉइंट, गाय बार बार पेशाब करती है। दोस्तों ये थे आपकी ऋतुमयी गाय या भैंस के लक्षण। दोस्तों कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? आप लोग इनको याद करते चलें, नोट्स बिल्कुल बना लें, एकदम तैयारी फुल रखिए दोस्तों। आपका स्कूल का तो कोई भरोसा नहीं है, हम आपको पूरी तरह से पूरे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तम पशु के चयनकर्ता या निर्णायक के आवश्यक गुण लिखिए। मतलब पशु की जांच करते समय जांचकर्ता में आवश्यक कोई विशेषताएं बताइए। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो जांचकर्ता होता है उसके क्या गुण होते हैं। दोस्तों जांचकर्ता मतलब जो अब कोई व्यक्ति है, कोई जांच करता है, जैसे आपने बताया कि कोई निर्णायक करता है जो पशु की जांच कर रहा है, तो उसमें क्या गुण होना चाहिए? उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना कि पशु की, तो उसमें क्या गुण होना चाहिए? तो निम्न गुण होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहला है कि निर्णायक को पशु की नस्ल की विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति है उस नस्ल के बारे में जिसका निर्णय कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है, तो उसको सबसे पहले तो उसकी किसकी पता होना चाहिए? उसकी नस्ल के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, निर्णायक अपने निर्णय पर अड़िग रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर निर्णायक ने कह दिया कि पशु के लिए इतने अंक, मतलब गाय जैसे उसके कह दिया कि गर्दन के लिए इतने, इस पूंछ के लिए, तो उसने अंक दे दिए, तो वो उसने कह दिया वैसा ही होना चाहिए, मतलब अड़िग रहना चाहिए, ऐसा नहीं बार बार बदल जाए। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, निर्णायक अनुभवी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए उसने पहले भी कई आपकी जांच की हो पशुओं की। चौथा है दोस्तों, पशुओं के वांछनीय व अवांछनीय परख की भी योग्यता होना चाहिए। बिल्कुल उसमें जो आपका जांच करता है, जांचकर्ता में उसके जो बुरे लक्षण हैं एवं जो अच्छे लक्षण, मतलब वांछनीय और अवांछनीय दोनों तरह के लक्षण की आपकी परख करने की उसमें क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए। पांचवा दोस्तों, निर्णायक की कार्य में रुचि होना चाहिए। बिल्कुल जांचकर्ता में जांच करने में उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा दोस्तों। छठवा है दोस्तों, निर्णायक को पशु की आंतरिक और बाहरी रचना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल जो आपका जांचकर्ता है, जो निर्णायक है, उसमें पशु की ऊपरी और बाहरी दोनों तरह की जो आपकी रचना है उसका पूरी तरीके से उसको ज्ञान होना चाहिए कि क्या से क्या होता है, अंदर क्या है और बाहर क्या है। इस तरह से पशु की ये जांचकर्ता की ये गुण होना चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, आप लोग को याद कर लें दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, कैसे लग रहे हैं वीडियो? मैंने बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, आप लोग देखते चलिए। 12th के छात्र के लिए बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों, आप लोग याद करिए, नोट्स बनाइए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। और दोस्तों बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिए, जिससे आपका नया वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग हमको ज़रूर बताएं। किसी पॉइंट्स में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको लिख कर दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।